कई सालों से सब्जी बेचने का काम कर रही थी, लेकिन इस काम से उसका और उसकी 7 साल की बेटी पिंकी का गुजारा नहीं हो पा रहा था। सुनीता के पति किशोर की मौत 4 साल पहले एक सड़क हादसे में हो गई। ससुराल वालों ने तो किशोर की मौत के साथ ही उससे मुंह मोड़ लिया था और अब मायके वाले भी साथ छोड़ रहे थे। भैया भाभी, आप लोग शहर क्यों जा रहे हो? क्यों ना जाएं हम शहर? यहां गांव की जिंदगी में रखा क्या है सिवाय जिम्मेदारियों के। सुनीता समझ गई थी कि उसकी भाभी का इशारा उसकी तरफ ही था। दरअसल उसका भाई सुरेश और भाभी कामिनी उसके घर से थोड़ी ही दूर रहते थे। सुरेश एक ढाबा चलाता था जो काफी अच्छा चल रहा था, इसलिए वो कभी कभी सुनीता की कुछ मदद कर दिया करता था। लेकिन ये बात उसकी पत्नी कामिनी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। कामिनी के जोर देने पर ही अब सुरेश गांव छोड़कर शहर जा रहा था। अब अपनी भाभी को गलत मत समझना सुनीता, इसका मतलब इस घर से था। दरअसल ये घर अब काफी पुराना हो गया है, इसका रख रखाव मुश्किल भी है और खर्चीला भी। और फिर बच्चों के भविष्य के बारे में भी तो सोचना है ना। शहर में रहेंगे तो बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकेंगे। लेकिन तू फिक्र मत करना, मैं गांव छोड़कर जा रहा हूं, तुझे और पिंकी को नहीं। मैं तुम लोगों से मिलने आता रहूंगा। सुरेश की बात सुनकर कामिनी को गुस्सा आ जाता है। वो एक बार फिर सुनीता को सुनाते हुए कहती है, हाँ हाँ, सबका ठेका तो तुम्ही ने लेकर रखा है ना। इतना कहकर कामिनी वहां से चली जाती है। सुनीता अपनी आंखों को पोंछते हुए सुरेश से कहती है, कोई बात नहीं भैया, आप हमारी फिक्र मत करना। भाभी और बच्चों का ख्याल रखना और खूब तरक्की करना। मेरी भगवान से बस यही प्रार्थना है। सुरेश सुनीता की मदद करना चाहता था, लेकिन इसकी वजह से वो अपने घर में कलेश भी नहीं चाहता था। उसने कई बार कामिनी को समझाकर देख लिया था, लेकिन वो बदलने को तैयार नहीं थी। उसने जाने से पहले कुछ पैसे सुनीता के हाथों में रख दिए। नहीं भैया, रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। सुरेश सुनीता को चुप रहने का इशारा करता है, लेकिन तभी वहां कामिनी एक पुराना संदूक लेकर आ जाती है। ले लो, बस ये आखिरी बारी है, इसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि शहर में बहुत खर्चे होंगे हमारे भी। और सुनो, जाते हुए ये माँ जी का पुराना संदूक और ये कुछ कपड़े भी लेती जाना, कब से ऐसे ही पड़े हैं। अब ये सब मैं शहर लेकर तो जाऊंगी नहीं, तो तुम ही ले जाना ये सब। कामिनी उस संदूक को और पुराने कपड़ों को जमीन पर डाल देती है, मानो किसी नौकर को दे रही हो। लेकिन फिर भी सुनीता इस बात का बुरा नहीं मानती। वो फौरन जाकर अपनी माँ के कपड़ों को उठा लेती है और रोते हुए कहती है, हाँ भाभी, ये सब मेरे बहुत काम के हैं, इन्हें छूकर ऐसा लगेगा जैसे माँ मेरे साथ है। सुनीता की बात सुनकर कामिनी हंसती हुई वहां से चली जाती है। फिर सुनीता वो सारा सामान और सुरेश के दिए हुए पैसे लेकर वापस अपने घर आ जाती है। तब उसकी बेटी पिंकी उससे कहती है, माँ, ये नानी का संदूक है क्या? इसे खोलो ना, मुझे देखना है कि इसमें क्या है। हो सकता है मेरे लिए कोई खिलौना ही मिल जाए। सुनीता मुस्कुराकर पिंकी के सिर पर हाथ फेरती है और फिर दोनों मिलकर उस संदूक को खोलते हैं। उस संदूक के अंदर काफी कुछ था, लेकिन सब पर बहुत धूल चढ़ी हुई थी। सुनीता एक एक करके सारा सामान बाहर निकालकर उसे साफ करने लगती है। तभी अचानक उसके हाथ अपनी माँ की पुरानी डायरी लगती है। अरे, ये तो माँ की डायरी है। मुझे याद है, इसमें तो माँ ने सब कुछ लिखा था। नानी ने क्या लिखा था इसमें? माँ, मुझे भी दिखाओ ना। बेटा, मेरे बाबा यानी तुम्हारे नाना जी का इस गांव में बहुत बड़ा ढाबा था। माँ और बाबा मिलकर उसे चलाते थे। अच्छा, और अब मामा जी उसे चलाते हैं? अब मेरा मतलब है चलाते थे, अब तो वो शहर जा रहे हैं ना? हाँ बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारी नानी बहुत ही बढ़िया पाव भाजी बनाती थी। मुझे आज भी याद है, जब भी वो पाव भाजी बनाती थी, सारा गांव उसकी खुशबू से खींचा चला आता था। माँ अपनी पाव भाजी को नए नए तरीकों से बनाती थी और फिर सब कुछ अपनी इस डायरी में लिख कर रख लेती थी। अच्छा, तो माँ, तुमने नानी से क्यों नहीं सीखा पाव भाजी बनाना? पिंकी की बात सुनकर सुनीता उदास हो जाती है। दरअसल सुनीता को बचपन में खाना बनाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। उसकी माँ जब उसे मदद के लिए बुलाती, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से गायब हो जाती। अरे ओ सुनीता, कब से बुला रही हूँ, आती क्यों नहीं? आ जरा, ये भाजी का मसाला पीस दे जरा, तब तक मैं पाव देख लेती हूँ। नहीं माँ,
मुझे तो बाहर खेलने जाना है, मैं जा रही हूँ। हे भगवान, कैसी लड़की है। कितनी कोशिश करती हूं कि थोड़ा बहुत काम सीख ले, लेकिन इसका तो मन ही नहीं लगता। चलो कोई बात नहीं, इस डायरी में सब कुछ लिखा तो है मैंने, जब बड़ी हो जाएगी तो खुद ब खुद सीख लेगी। क्या हुआ माँ, कुछ तो बोलो। हाँ, मैं अब बनाऊंगी बेटा, पाव भाजी बनाऊंगी मैं, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। पिंकी, तुम करोगी ना मेरी मदद? हाँ माँ, बिल्कुल करूंगी। सुनीता सबसे पहले अपनी माँ की डायरी खोलकर उसे खूब अच्छे से पढ़ती है और फिर सुरेश के दिए पैसों से पाव भाजी बनाने का सारा सामान खरीद कर लाती है। वो डायरी से पढ़कर ठीक उसी तरह सब कुछ बनाती है जैसे उसकी माँ बनाया करती थी। उसने कुछ बाजार से बना बनाया नहीं खरीदा, बल्कि सारे मसालों को सुखाकर खुद अपने हाथों से पीस कर तैयार किया। पाव भी खुद बनाए और सब्जियां भी बिल्कुल ताजी इस्तेमाल की। फिर शाम को उसने अपने ठेले पर सब्जियों की जगह पाव भाजी बेचना शुरू कर दिया। पिंकी भी इस काम में उसकी पूरी मदद कर रही थी। अरे सुनीता, ये पाव भाजी बेचना कब से शुरू किया? बस आज से ही चाची। पता है चाची, मैंने पाव भाजी बिल्कुल वैसे ही बनाई है जैसे माँ बनाती थी। अरे वाह, भाभी के हाथ की पाव भाजी तो यहाँ सबको बड़ी याद आती है। ला, मैं भी खाकर देखूं, तेरे हाथों में भाभी वाला स्वाद है भी या नहीं। सुनीता फौरन एक प्लेट पाव भाजी लगाकर अपनी पड़ोसन सरला को दे देती है। सरला उसे खाते हुए कुछ नहीं कहती। फिर उसके बाद, कुछ तो कहो चाची, माँ जैसी बनी है या नहीं? रुक जा, पहले खत्म तो कर लूं। भाई मजा आ गया सच में सुनीता, तूने बिल्कुल भाभी जैसी पाव भाजी बनाई है। सालों पुराना स्वाद फिर से आ गया। वाह, तुझे तो ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था, फालतू में वो सब्जी बेचने के चक्कर में पड़ी थी। चल ऐसा कर, 4-5, तू ऐसा कर पूरी 6 प्लेट पैक कर दे, घर में सबकी तबीयत खुश हो जाएगी तेरी पाव भाजी खाकर। सरला से अपनी पाव भाजी की इतनी तारीफ सुनकर सुनीता बहुत खुश हो जाती है और फटाफट उसे पाव भाजी पैक करके दे देती है। धीरे धीरे सुनीता के पास और भी ग्राहक आने लगे और सिर्फ 2 घंटों के अंदर ही सुनीता की सारी पाव भाजी बिक गई। माँ, ये तो कमाल हो गया। जब हम सब्जी बेचते थे तो हफ्ते भर में भी ठेला खाली नहीं होता था, और अब देखो 2 घंटों में ही सब कुछ खत्म हो गया। हाँ पिंकी, ये सब मेरी माँ का कमाल है। चलो अंदर चलते हैं और कल के लिए तैयारियां करते हैं। सुनीता और पिंकी मिलकर पाव भाजी बनाने लगे और धीरे धीरे सारा गांव उनका ग्राहक बन गया। शाम होते ही उसके ठेले पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और कुछ ही घंटों में सब कुछ बिक जाता था। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब सुनीता को किसी बात की चिंता नहीं थी। सुनीता के ठेले की जगह अब गांव में एक बड़ी पाव भाजी की दुकान थी, जैसे कभी उसके माता पिता की हुआ करती थी। इतना सब होने के बाद भी सुनीता ने मेहनत करना नहीं छोड़ा, बल्कि अब वो वक्त के साथ अपनी पाव भाजी में कई बदलाव भी करने लगी थी, जिन्हें भी लोग खूब पसंद कर रहे थे। अरे वाह आंटी, आपकी भाजी में तो बिल्कुल पिज्जा जैसा स्वाद आ रहा है। ऐसा कैसे किया आपने? मैंने अपनी भाजी में चीज भी डाला है। पिछली बार तुमने कहा था ना कि तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को पिज्जा बहुत पसंद है, बस इसीलिए। अरे वाह आंटी, मैं अभी जाके अपने सारे दोस्तों को बुला कर लाता हूँ। वो सब भी आपकी पाव भाजी खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। इसी तरह सुनीता दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी। यहां तक कि अब तो उसका इतना नाम हो गया था कि उसे शहर की पार्टियों के लिए भी ऑर्डर मिलने लगे थे। हाँ, ये ठीक है, तुम ऐसा करो, जाकर सारी सब्जियां उठा लाओ, तब तक मैं भाजी बनाना शुरू करती हूँ। अरे भाभी, आप कहाँ परेशान होगी, हम सब मिलकर कर लेंगे सब कुछ, आप आराम कीजिए। नहीं बिरजू भैया, बनाऊंगी तो मैं खुद ही, जैसे हमेशा मेरी माँ बनाती थी। आप मेरी मदद कर रहे हैं, यही काफी है। सुनीता शहर में हो रही एक बड़ी पार्टी के लिए पाव भाजी बना रही थी। उस पार्टी में सुरेश और कामिनी भी आए हुए थे। सुरेश ने जैसे ही सुनीता के हाथों की बनी पाव भाजी चखी तो वो उस स्वाद को तुरंत पहचान गया। राकेश, ये पाव भाजी किसने बनाई है? मुझे अभी मिलना है उससे। अरे बड़ी मशहूर कैटरर है, पास के ही गांव में रहती है, लेकिन फिर भी उसके ऑर्डर की बुकिंग बड़ी मुश्किल से मिलती है।
अच्छा, फिर तो बंटी के बर्थडे के लिए अभी से इस कैटरर को बुक कर लेते हैं। जल्दी चलिए जी। सुरेश का दोस्त उसे और कामिनी को लेकर सुनीता के पास जाता है। वहां सुनीता को पाव भाजी बनाते देखकर सुरेश और कामिनी दोनों चौंक जाते हैं। सुनीता, मेरी बहन। तभी मैं सोचूं कि माँ के हाथों का स्वाद यहाँ किसके हाथों में आ गया। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैं तुझे वहां गांव में बेसहारा छोड़कर आ गया। सच में बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। माँ मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। नहीं भैया, अगर मैं अकेली नहीं पढ़ती तो माँ का साथ मुझे कैसे मिलता। ये देखिए, ये माँ की डायरी है, मुझे माँ के संदूक से मिली। इसी के सहारे मैंने ये काम शुरू किया। सुरेश के साथ साथ कामिनी भी शर्मिंदा थी। दूसरी तरफ सुनीता आत्मविश्वास से भरी हुई थी, क्योंकि अब वो गांव की बेसहारा गरीब सुनीता नहीं थी, बल्कि मशहूर केटर्स की मालकिन सुनीता मैडम बन गई थी।